दोस्तों, आज की हमारी कहानी है राजबीर और प्रीत के नाम। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दादाजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं राजबीर से शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी आंखों में आंसू थे और मैं दादाजी के पैरों में बैठी हुई थी। दादाजी मेरी तरफ आस भरी नज़रों से देख रहे थे। अगर वे मेरी जान मांग लेते तो मैं उफ तक नहीं करती, लेकिन दादाजी ने मुझे आसमान से ज़मीन पर लाकर पटक दिया था। इस मुश्किल दौर में लाकर खड़ा कर दिया था कि ना मैं आगे जा सकती थी और ना पीछे। दादाजी ने मेरे जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और कहा, प्रीत गुड़िया, हम जानते हैं हमने तुम्हें बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन आज हमारा भरोसा करो, राजबीर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जीवन साथी साबित होगा। ये हम तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे जाने के बाद राजबीर को सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। मुझे दौलत की परवाह नहीं है, बस अपनी राजबीर की परवाह है। वो जिन राहों पर चल पड़ा है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का रास्ता शुरू होता है। वो खुद को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। मेरी बच्ची, उसे इस बर्बादी से वापस खींच लाओ। मेरे राजबीर को इस बर्बादी से बचा लो। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। दादाजी ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे और मैं उनके हाथों को थाम कर तड़पते हुए रो पड़ी थी। दादाजी ने मुझे इस भंवर में फंसाया था और अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं दादाजी को ना भी नहीं कह सकती थी और राजबीर से शादी के लिए हाँ भी नहीं कर सकती थी। मैंने रोते हुए दादाजी से शिकवा किया, आप अपने राजबीर की ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं राजबीर कैसा है। मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। दादाजी ने मेरे होंठों पर अपनी उंगलियां रखकर मुझे चुप करा दिया। कहने लगे, चुप हो जाओ प्रीत बेटा, मेरे राजबीर को कुछ भी गलत मत बोलो। तुम जानती हो ना, तुम दोनों में मेरी जान बसती है। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। तेरी जैसी समझदार बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। तुम अपनी समझदारी और अपने प्यार से राजबीर को सुधार सकती हो। इसी उम्मीद पर मैंने तेरे सामने अपनी झोली फैलाई है। राजबीर के लिए हाँ कर दे। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा खुदगर्ज हो गया हूँ। जबरदस्ती तेरी किस्मत राजबीर के साथ लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि राजबीर तेरे लिए बहुत अच्छा जीवन साथी साबित होगा। वो तुझे बहुत खुश रखेगा मेरी बच्ची। कुछ पल के लिए राजबीर का गुस्से और घमंड से भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने लहराया और मेरे पूरे शरीर में एक कपकपी सी तारी हो गई। दादाजी ने कहा, प्रीत बेटा, मैं तुम दोनों को ज़िंदगी में सेट होते देखना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरे घर के बच्चे हो। राजबीर मेरा इकलौता पोता है, लेकिन प्रीत, तुम इस बात को झुठला नहीं सकती कि तुम्हें भी मैंने अपनी सगी पोती से कम मान और प्यार नहीं दिया है। मैंने तड़प कर अपनी आंसू भरी आंखें उठाकर दादाजी को देखा और कहा, दादाजी, आप अपने उस मान और प्यार का बदला मुझसे इस तरह लेना चाहते हैं कि मुझे उस दरिंदे इंसान के सामने फेंक दें, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दें। दादाजी ने गम से मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर दुख के भाव उभर आए थे और आंखों के कोने गीले होने लगे। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दादाजी ने बिना किसी लालच के मुझे प्यार दिया था और कभी मुझ में और राजबीर में फ़र्क नहीं समझा था। फिर आज मैंने उनके प्यार पर उंगली क्यों उठाई? अगले ही पल मैंने दादाजी के हाथों को थाम लिया और कहा, सॉरी दादाजी, मैं कुछ ज़्यादा ही गलत बोल गई। दादाजी कहने लगे, प्रीत, जो तेरे दिल में आया वो तूने बोल दिया, लेकिन तुझे नहीं पता तूने आज मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंचाई है। तूने आज मेरे प्यार पर उंगली उठा दी। मैंने दादाजी के पैरों को थाम लिया और कहा, दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आए होते तो मैं पता नहीं कहाँ होती। मैंने दादाजी के घुटनों पर अपना सर रख दिया, आंखों में आए आंसू पोंछे और अपने दिल को मजबूत कर लिया। मैंने कहा, दादाजी, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है। मैं राजबीर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए मेरे दिल में एक तूफ़ान सा उठ रहा था जिसे मैं मुश्किल से दबा रही थी। मुझे पता था राजबीर से शादी के बाद मेरी ज़िंदगी सिर्फ नर्क बन जाएगी, लेकिन मैं दादाजी को इनकार नहीं कर सकती थी। उनका दिल नहीं तोड़ सकती थी। दादाजी के मेरे ऊपर बहुत एहसान थे। अगर आज उन्होंने मुझे सहारा न दिया होता तो मेरी ज़िंदगी पता नहीं कैसी होती। मैं किसी दरिंदे के हाथों लग चुकी होती और आज किसी कोठे की शोभा बढ़ा रही होती। मेरे फैसले को सुनकर दादाजी खुशी से निहाल हो गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, प्रीत बेटा, देखना, मेरा फैसला तेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ होंगी कि तू हर कदम पर अपने दादाजी को याद करेगी।
मैंने उनके हाथों को चूम लिया और कहा, दादाजी आपके मुंह में घी शक्कर। मैंने आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। दादाजी ने मेरे माथे को चूमा और कहा, अब तुम थक गई होगी, कमरे में जाकर आराम करो। मैं शारदा से कहकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं चुपचाप थके थके कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में जाने से पहले मैंने एक नज़र उठाकर राजवीर के कमरे की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे और उसका पूरा कमरा रोशनी से नहाया हुआ था। कमरे से हल्के म्यूजिक की आवाज़ें भी आ रही थीं। उसके दोस्तों की हंसी ठिठोली की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रात के 1 बजे तक जागना तो उन सब के लिए मामूली बात थी। वो पूरी रात इसी तरह की पार्टियां किया करता था। मुझे समझ नहीं आता कि बंद कमरे के अंदर उसकी कौन सी महफिलें जमती थीं। राजवीर का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था। आए दिन उसकी ऐसी पार्टियां चलती रहती थीं। उसकी दोस्ती में केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी थीं, जो रात के 2-2, 3-3 बजे तक राजवीर के कमरे में लेट नाइट पार्टियां करते थे। कभी कभी राजवीर पूरी रात घर से गायब रहता था। फार्म हाउस पर अपने दोस्तों के साथ रंगीन रातें बिताता। मुझे उन लड़कियों के माँ बाप पर हैरत होती थी जो अपनी जवान बेटियों को यूं गैर मर्दों के साथ पूरी रात के लिए भेज देते थे और उन्हें परवाह नहीं होती थी कि रात के अंधेरे में उनकी बेटियां क्या कर रही होंगी। राजवीर जो कुछ भी करता था वो किसी से छुपा नहीं था। रात होते ही वो कई लड़कियों को अपनी बाहों में समेटे हवेली में दाखिल होता था। उसे पता था कि घर में उसे रोकने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो बेखौफ था। दादाजी और मेरे अलावा घर में कोई नहीं होता था। दादाजी रात 10 बजे ही अपनी दवाइयाँ लेकर अपने कमरे में चले जाते थे और उसके बाद बाहर नहीं निकलते थे। राजवीर इसी बात का फ़ायदा उठाता था। हालांकि वो दादाजी की बहुत इज्जत करता था, लेकिन जब दादाजी उसे समझाते तो वो प्यार से उनके गले में बाहें डालकर उन्हें मना लेता कि दादाजी आपका पोता कोई गलत काम नहीं करता। फिर वो दादाजी के गालों को चूम कर उन्हें अपने लाड प्यार से मना लेता था। दादाजी इतने नासमझ नहीं थे, लेकिन पोते के प्यार के आगे हार जाते थे। मैंने सिर झटक कर अपने कमरे में चली गई थी। हाथ मुंह धोकर खुद को फ्रेश किया और बेड पर आकर बैठ गई। मुझे भूख महसूस होने लगी थी। आज मैंने दोपहर से ही कुछ नहीं खाया था। राजवीर मुझे एक आँख पसंद नहीं करता था। वो हमेशा मुझे तंग करता था और मेरे साथ नफरत का इजहार करता था। उसके अपमान भरे व्यवहार से मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता था। अगर दादाजी इस घर में न होते तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती। राजवीर मुझे एक पल भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। आज भी दोपहर को राजवीर ने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया था। आज उसका बर्थडे था और दादाजी ने उसकी पसंद के ढेर सारे खाने बनवाए थे। पूरी टेबल उसके पसंदीदा खानों से सजी हुई थी। वो और दादाजी खुशी खुशी टेबल पर बैठे थे और जैसे ही मैं टेबल पर आई उसका मुंह बन गया था। उसने झटके से कुर्सी से उठकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुर्सी से खींचकर खड़ा कर दिया। कहने लगा, अपनी प्लेट बनाओ और अंदर कमरे में जाकर अपनी पेट पूजा करो। मेरा मूड ख़राब करने के लिए मेरे सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे देखा। दादाजी कहने लगे, राजवीर क्या हो गया है तुम्हें? प्रीत हमेशा ही टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। तुम्हें पता है ना, जब तक प्रीत मेरे सामने ना हो मैं खाना नहीं खाता। राजवीर ने साफ कह दिया, दादाजी ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ, आप प्रीत के साथ बैठकर खाना खा लें। दादाजी ने राजवीर को डांटते हुए कहा, राजवीर नादानी मत करो, तुम दोनों मेरी जान हो, तुम दोनों के बिना मेरा घर अधूरा है। आज अपने बर्थडे वाले दिन घर में माहौल को ख़राब करने की कोशिश मत करो, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। लेकिन राजवीर ने साफ कह दिया, दादाजी आज मैं अपने बर्थडे वाले दिन मूड ख़राब करना नहीं चाहता, इसलिए इस लड़की से कहो ये मेरे सामने ना आए और अभी इसी वक्त यहाँ से मेरी नज़रों के सामने से दूर चली जाए। राजवीर की आंखों में मेरे लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। मुझे समझ नहीं आता था वो मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करता था। मैं चुपचाप बिना अपनी प्लेट उठाए अपने कमरे में चली आई थी। पीछे से दादाजी मुझे आवाज़ें देते रह गए, लेकिन मैं दादाजी की कोई बात सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उनकी बात सुन लेती तो मैं उनकी जिद के आगे हार जाती। दादाजी मुझे खाने की टेबल पर बिठा लेते और राजवीर घर से बाहर चला जाता। आज उसका बर्थडे था और मैं नहीं चाहती थी कि घर का माहौल ख़राब हो। राजवीर हमेशा से ही ऐसा ही करता था, अपनी जिद को हर बात में प्राथमिकता देता था। मैं चुपचाप कमरे में आकर बैठ गई और बिना खाना खाए सो गई। शाम को मेरी आँख खुली, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम का खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आई। और तब रात के 10 बजे दादाजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे विनती करते हुए कह दिया कि तुम राजवीर से शादी कर लो। दादाजी की जिद के आगे मैं राजवीर से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी,
लेकिन अब मैं अपने इस फैसले पर पछता रही थी। मैंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन क्या राजवीर मुझे अपनाएगा? क्या वो मुझसे शादी करेगा? हरगिज नहीं। वो तो मेरा चेहरा तक देखना गवारा नहीं करता, फिर मुझसे शादी क्यों करेगा? मैंने अपने दिल को समझाया कि ये अच्छी बात है, राजवीर खुद ही दादाजी को मना कर देगा और इस तरह हमारी शादी नहीं हो पाएगी और मैं राजवीर के कहर से बच जाऊंगी। पेट में भूख का एहसास फिर से जगने लगा था, क्योंकि दोपहर के बाद रात का खाना भी नहीं खाया था। अभी थोड़ी ही देर हुई कि शारदा कमरे में खाने की थाली सजाकर ले आई। मैंने उसका धन्यवाद किया और खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद पेट में दौड़ते चूहों की आवाज़ शांत हो गई थी और मुझे सुकून मिला। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद मैं वापस बेड पर लेट गई। आंखों में नींद कोसों दूर थी। मैंने दिन में अपनी नींद पूरी कर ली थी और ऊपर से राजवीर की चिंता मेरे दिलों और दिमाग पर छाई हुई थी, इसीलिए अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे मैं अपने अतीत में खोने लगी थी। धुंधली से याद है कि मैं 5 या 4 साल की थी और गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए थे। मैं उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मुझे इतना तो याद था कि मेरे मम्मी पापा मुझे वहाँ छोड़ गए थे, लेकिन अब मैं किसी को कुछ भी बता पाने में असमर्थ थी। दादाजी ने मुझे देखा तो मुझे चुप कराया और मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बता पा रही थी। और फिर मजबूरन दादाजी मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आए थे। दादाजी के घर में उनका एक बेटा और बहू रहते थे और उनका पोता राजवीर था। उस समय राजवीर 7 या 8 साल का था। मुझे दादाजी की गोद में देखकर वो चिढ़ गया था, क्योंकि वो घर का इकलौता बच्चा था। पहली बार दादाजी की गोद में किसी और बच्चे को देखकर राजवीर का चिढ़ना जायज़ था। उसने मुझे खींचकर दादाजी की गोद से उतार दिया था। मैं उस समय पूरी तरह डरी सहमी थी और पूरे घर को डरी हुई नज़रों से देख रही थी। ये बहुत बड़ा घर था। राजवीर की माँ ने भी मुझे अपनी ममता की गोद में समेट लिया था। अब मैं उसी घर में रहने लगी थी। दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे और राजवीर के मम्मी पापा भी मुझे अपनी बेटियों की तरह मानते थे। इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजवीर मुझसे दूर ही रहता था। शायद उसे लगता था कि मैं उसके प्यार का बंटवारा कर रही हूँ। मुझे भी उससे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मेरे लिए अंकल आंटी और दादाजी का प्यार ही काफ़ी था। लेकिन कभी कभी मैं अपने मम्मी पापा को याद करके रोती थी। दादाजी मुझे समझाते थे कि प्रीत बेटा, प्रीत नाम मुझे दादाजी ने ही दिया था। दादाजी कहते, हमने तुम्हारे मम्मी पापा की तलाश के लिए पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी है। गुरुद्वारे के बाहर भी हमने तुम्हारी तस्वीर के साथ पोस्टर लगा दिए हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे तो वो हम तक जरूर पहुँचेंगे। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी। लेकिन वक्त गुजरता गया और मेरे मम्मी पापा मुझे लेने नहीं आए। शायद उन्होंने जानबूझकर मुझे गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, वरना दादाजी ने तो हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे मिल जाएं। धीरे धीरे मैं बड़ी होती जा रही थी और दादाजी के घर को ही अपना घर मान लिया था। अब तो मैं अपने सगे मम्मी पापा को भी भूल गई थी। राजवीर के मम्मी पापा में मुझे अपने मम्मी पापा की झलक नज़र आती थी। राजवीर की माँ की गोद में मुझे ममता का एहसास होता था। वो मुझे बहुत प्यार से रखती थीं, क्योंकि उन्हें एक बेटी की बहुत चाहत थी। लेकिन राजवीर के बाद वो दोबारा माँ नहीं बनी थीं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का प्यार मुझसे पूरा करना शुरू कर दिया था। दादाजी के लिए मैं जान थी। अपनी प्यारी और शरारती बातों से मैं उनका मन बहलाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही चुलबुली और शरारती बच्ची थी। वहीं राजवीर थोड़ा चुप और गंभीर रहने वाला बच्चा था। उस घर में सारी खुशियाँ और रौनकें मेरे दम से ही मिलती थीं। मैं हर वक्त शरारतें करती, ऐसी ऐसी बातें करती कि पूरा घर हंसी से लोटपोट हो जाता। सबका ध्यान राजवीर से हटकर अब मेरी तरफ हो गया था। हालांकि राजवीर से भी सब लोग प्यार करते थे, लेकिन मेरी चुलबुले मिजाज की वजह से मैं सबकी जान बन गई थी। राजवीर मुझसे और भी नफरत करने लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशियाँ अब कुछ ही दिनों की थीं। जिस दिन से दादाजी ने मुझे गुरुद्वारे की सीढ़ियों से उठाया था, उसी दिन पर दादाजी मेरा बर्थडे मनाया करते थे। इस घर में रहते हुए मुझे आज पूरे 8 साल हो गए थे और आज मेरा बर्थडे था। मैंने दादाजी से जिद की थी कि मुझे अपने बर्थडे पर लाल फ्रॉक ही पहननी है, बस इसके अलावा कोई और रंग नहीं पहनना। मेरी जिद को देखते हुए अंकल आंटी मुझे लेकर मार्केट के लिए निकल पड़े थे और मेरी पसंद की ढेर सारी शॉपिंग करवाई थी। मैंने अपनी पसंद का लाल गाउन लिया था, लाल सैंडल लिए थे और हाथों में मैचिंग लाल रंग की चूड़ियाँ भी ली थीं। मुझे लाल रंग बहुत पसंद था। हम लौटते समय बहुत खुश थे।
मैंने आइसक्रीम खाने की जिद की तो अंकल आंटी ने मुझे रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई थी। मैं आइसक्रीम खाते खाते गाड़ी में बैठ गई थी। राजवीर उस समय हमारे साथ नहीं था क्योंकि उसे मेरे साथ जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो दादाजी के साथ ही रुक गया था। अभी हम मार्केट से थोड़ी ही दूर निकले थे कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या था। बस इतना याद है कि एक जोरदार धमाका हुआ था और कुछ ही देर में जोरदार चीखों से पूरा आसमान गूंज उठा था। आसपास के लोग जमा होने लगे थे। मैं गाड़ी से उछलकर दूर गिरी थी और कुछ ही पल में हमारी गाड़ी एक धमाके के साथ जल उठी थी और फिर मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी। मैंने सब कुछ याद करने की कोशिश की तो मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी आंखों के सामने हमारी गाड़ी जल रही थी और तभी मैं बेहोश हो गई थी। मैं एकदम चीख कर उठ बैठी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंकल आंटी कैसे हैं। मैं बिस्तर से नीचे उतरने ही वाली थी कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ राजवीर की आवाज़ थी। मैं कमरे से बाहर निकल कर आई तो राजवीर दादाजी के कंधे पर सिर रखकर रो रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, वो लपक कर मेरे पास आया और मेरे बाजू को जोर से दबोचते हुए मुझे झंझोड़ने लगा। कहने लगा, तुम कातिल हो, तुमने मेरे मम्मी पापा की जान ली है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं। राजवीर का रोना सुनकर दादाजी भी गम से टूट गए थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने राजवीर से मुझे छुड़ाते हुए कहा, राजवीर होश करो, जो कुछ हुआ उसमें प्रीत का कोई दोष नहीं है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। हिम्मत से काम लो बेटा। लेकिन राजवीर रोता हुआ अस्पताल से बाहर चला गया और मैं फटी फटी आंखों से दादाजी को देख रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, दादाजी क्या हुआ? अंकल आंटी? इससे आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और दादाजी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे, सब कुछ ख़त्म हो गया प्रीत। एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक था। मेरा बेटा और बहू मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। वाहे गुरु ने तुम्हारी ज़िंदगी लिखी थी, इसलिए तुम बच गईं। मैं तड़प तड़प कर रोई थी। इतना तो शायद मैं उस दिन भी नहीं रोई थी जब मेरे मम्मी पापा मुझे गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर छोड़कर चले गए थे। रोते रोते मैं फिर से बेहोश हो गई। अंकल आंटी के जाने के बाद हमारा पूरा घर वीरान हो गया था। अब घर में ना तो चहल पहल थी, ना हंसी के ठहाके थे और ना ही खुशियों के जल तरंग। सब अपने आप में सिमट कर रह गए थे। राजवीर अपने मम्मी पापा का दोषी मुझे मानता था। उनकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराता था। कहीं ना कहीं मैं भी अंकल आंटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी थी। लेकिन दादाजी मुझे समझाते थे कि प्रीत, ऐसी बातें मत सोचा करो, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। शायद उनकी मौत इसी तरह लिखी थी। धीरे धीरे माहौल थोड़ा सामान्य होने लगा था, लेकिन अब वो पहले जैसा माहौल नहीं रहा था। मैं और राजवीर अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए थे, लेकिन उसकी नफरत मुझसे दिनों दिन बढ़ती चली गई। वो मुझसे हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार करता था और मुझे टॉर्चर करने का कोई भी मौका हासिल नहीं छोड़ता था। एक दिन तो हद हो गई जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के जूते पर गिरी समोसे की चटनी मुझसे साफ करवाई थी। उसने मुझे ऐसे आदेश दिया जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं राजवीर के सारे काम कर दिया करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैं इस घर की मालिक नहीं हूँ, असली मालिक तो राजवीर ही है। इसीलिए चुपचाप मैं उसके सारे काम कर देती थी। और उसी दिन जब मैं उसकी गर्लफ्रेंड के जूते से समोसे की चटनी साफ कर रही थी, दादाजी ने मुझे ये करते देख लिया था। दादाजी ने तुरंत ही राजवीर को खरी खरी सुनाई और उसकी दोस्त के सामने ये जाहिर कर दिया कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि इस घर की मालकिन हूँ। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। दादाजी जैसे मेहरबान इंसान मेरी ज़िंदगी में थे, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया था। शायद माँ बाप भी अपनी औलाद के लिए इतना नहीं करते जितना दादाजी ने मेरे लिए किया था। मेरे रोने पर दादाजी ने आगे बढ़कर मुझे अपने कंधे से लगा लिया था और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप कराया। राजवीर की उसकी दोस्त के सामने बेइज्जती हुई थी और वो गुस्से से तिलमिला गया था। पैर पटकते हुए वो घर से बाहर चला गया था। दादाजी ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी घर से बाहर निकाल दिया था। दादाजी उसकी हरकतों से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि आए दिन उसकी गर्लफ्रेंड बदलती रहती थी, जैसे कोई अपने कपड़े बदलता है। शायद दादाजी राजवीर को सुधारना चाहते थे और उन्हें सुधारने का यही तरीका निकला कि वो मेरी शादी राजवीर से करवा रहे थे। दादाजी की जिद के आगे मैंने हथियार डाल दिए थे, लेकिन मुझे पता था राजवीर कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होगा और मैं इस शादी से बच जाऊंगी।
इसीलिए मैंने चुपचाप सुकून से आंखें बंद की और सो गई थी। रात के लगभग 2 बजे मुझे नींद आई थी, इसलिए सुबह मेरी आंख दोपहर के 12 बजे खुली थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो घर में कुछ अलग ही चहल पहल थी। घर के सारे नौकर भाग भाग कर काम कर रहे थे। पूरे घर की सफाई हो रही थी और घर को सजाया जा रहा था। सोफे पर बैठा राजवीर मुझे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था और इस बदलाव पर मैं हैरान रह गई थी। आज राजवीर के चेहरे पर मुझे देखकर मुस्कुराहट थी, जो मेरे लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि इससे पहले तो वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरता था। मैं उसकी मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करती हुई दादाजी के पास आई और पूछा, दादाजी ये सब क्या है? क्या घर में कोई मेहमान आ रहा है? दादाजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाया और ख़ुद भी मेरे करीब बैठ गए। कहने लगे, प्रीत बेटा, कोई मेहमान नहीं आ रहा, बल्कि तैयारी शुरू कर दो। आज रात तुम्हारी और राजवीर की शादी है। और ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी जुबान तालू से चिपक गई और मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। ये चमत्कार कैसे हो गया? अचानक मैंने राजवीर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही कातिल मुस्कुराहट थी जो मेरा दिल जलाने के लिए काफ़ी थी। यानी राजवीर शादी के लिए मान चुका था। लेकिन क्यों? वो तो मुझसे नफरत करता था। फिर इतनी आसानी से वो शादी के लिए कैसे राजी हो गया? मैंने हिम्मत करके दादाजी की तरफ देखा और कहा, दादाजी, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? दादाजी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा और बोले, प्रीत बेटा, ये जल्दी कहाँ है? मैं तो न जाने कब से ये सपना देख रहा था कि तुम्हें राजवीर की दुल्हन बनाऊंगा, और आज जब सपना पूरा होने का वक्त आया है तो मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। और दादाजी की इस बात पर मैं तड़प उठी थी। उनके कंधे पर सिर टिकाते हुए मैंने दुखी होकर कहा, दादाजी ऐसी बातें मत कीजिए। आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। दादाजी ने मुझे प्यार से सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटा कि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी तो तुम्हें राजवीर के साथ बांध कर जा रहा हूँ, ताकि तुम इज्जत और मान के साथ इस घर में रह सको। दादाजी ने राजवीर को अपने पास बुलाया। वो दूसरे सोफे से उठकर दादाजी के पास बैठ गया। दादाजी ने मेरा हाथ राजवीर के हाथ में देते हुए कहा, राजवीर, मेरी प्रीत का साथ कभी मत छोड़ना। राजवीर ने मेरा नाजुक सा हाथ इतनी ज़ोर से दबाया कि मेरी चीख निकलते निकलते बची थी। मैं अपने हाथ को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो पूरी ताकत से मेरी उंगलियों को मसले जा रहा था। वो अपने अंदर का गुस्सा मुझ पर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी पल मुझे समझ आ गया था कि राजवीर दिल से इस शादी के लिए राजी नहीं था। इससे तो अच्छा था वो शादी से इनकार कर देता। ज़बरदस्ती की शादी में मेरी पूरी ज़िंदगी नर्क बनने वाली थी। दादाजी कहने लगे, राजवीर, वादा करो तुम प्रीत का ख्याल रखोगे। राजवीर ने कहा, हाँ दादाजी, मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपकी प्रीत का बहुत ख्याल रखूँगा, उसे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दूँगा। ये कहते कहते उसने मेरा हाथ फिर से ज़ोर से मरोड़ा था। मैंने एक झटके से अपना हाथ उससे खींच लिया था। दादाजी ने खुश होकर मुझे अपने कंधे से लगाया और राजवीर को भी अपने दूसरे कंधे से लगा लिया। लेकिन मेरे दिल में डर के वजह से धड़कन तेज हो गई थी। दादाजी कहने लगे, अच्छा प्रीत, तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद वकील साहब आने वाले हैं, कुछ ज़रूरी कागजी कार्रवाई करनी है। वकील का नाम सुनकर मैं चौंक गई थी। दादाजी इन दिनों क्या कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अक्सर खोए खोए रहते थे और वकील के चक्कर भी घर में बढ़ने लगे थे। राजवीर शांत बैठा था, जैसे उसे सब कुछ पहले से मालूम था। मैंने कहा, दादाजी, वकील किस लिए? दादाजी कहने लगे, तुम नाश्ता कर लो, अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं चुपचाप टेबल पर नाश्ता करने चली गई। आधे घंटे बाद वकील साहब हमारे घर आए और जो वसीयत उन्होंने सुनाई थी उसे सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि राजवीर ने शादी के लिए हाँ क्यों कहा था। वसीयत के मुताबिक दादाजी की पूरी संपत्ति, बैंक बैलेंस, गाड़ी और बंगला सब कुछ मेरे नाम था। बस शर्त यह थी कि राजवीर इस संपत्ति का मालिक तभी बन सकता था जब वो मुझसे शादी करे। जैसे जैसे वकील साहब वसीयत पढ़ते गए, राजवीर की आंखों में खून उतरने लगा था। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से की वजह से भिज गई थीं। उसने मुझे कहर भरी नज़रों से घूरा और मैं कांप गई थी। मैंने हैरान होकर दादाजी की तरफ देखा और लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, दादाजी, ये सब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। इस संपत्ति का असली मालिक राजवीर है। लेकिन दादाजी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वकील को इशारा कर दिया कि वो मेरे और राजवीर के साइन ले ले। वकील ने एक पेपर दादाजी को दिया, जिसे दादाजी ने बहुत ही सावधानी से अपनी जेब में रख लिया।
वकील चले गए और मैं राजवीर की नज़रों से बचते हुए अपने कमरे में चली गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि मैं कुछ भी समझने के काबिल नहीं थी। अब मैं राजवीर के कमरे की मालिक बन चुकी थी, उसकी दुल्हन बनकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। मुझे पता था जब वो आएगा तो मुझ पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़ेगा और मुझे अपनी नफरत और अपने गुस्से का शिकार बनाएगा। मैंने खुद को हर स्थिति के लिए तैयार कर लिया था और जैसा मैंने सोचा था, राजवीर जब कमरे में आया तो उसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने अपनी शेरवानी उतार कर फेंक दी और मुझे घूरता हुआ मेरे पास आया। मैं थोड़ा दूर सरक गई। उसने अचानक मेरा घूंघट उतार कर दूर फेंक दिया और मुझे कंधों से ज़ोर से दबोचते हुए गुर्राया। तुम किन सपनों में हो? क्या सोच रही हो कि मैं कमरे में आऊँगा, तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दूंगा, तुम्हारा घूंघट हटाऊंगा, तुम्हारा ये मनहूस चेहरा देखूंगा और मैं तुम्हें पति होने का हक दूंगा? भूल में हो प्रीत मैडम, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगा। ये कहते हुए उसने मेरे मुंह को इतनी ज़ोर से दबोचा कि मेरी सिसकारी निकल गई थी। उसकी आंखों से गुस्से की लपटें निकल रही थीं। कहने लगा, जानती हो मैंने शादी के लिए हाँ क्यों कहा है? पहली वजह ये थी कि मैं ये जायदाद हासिल करना चाहता था और दूसरी वजह ये कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। अब तुम मेरी मिल्कियत हो और मैं तुम्हें जब चाहूँ जैसे चाहूँ टॉर्चर कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा। ये कहकर उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया था। मैं बेड से नीचे गिरते गिरते बची थी। कहने लगा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली सुहागरात क्या होती है। ये कहते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था और उसके चेहरे पर हबस का रंग चढ़ने लगा था। उसकी नीयत देखकर मेरी जान निकलने लगी थी और मैं डर के मारे बेड से खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, प्लीज़ राजवीर, तुमने शादी कर ली है ना? ठीक है, अब सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ मेरे करीब मत आओ। मैं तुम्हारी संगत बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। लेकिन वो अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक चुका था और मुझे अपनी बाहों में दबोच चुका था। मेरे कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा, अब मेरे जुनून को सहने के लिए तैयार हो जाओ प्रीत मैडम। तुम्हें इतनी तकलीफ़ दूंगा कि अब तक की मेरी सारी तकलीफ़ों का हिसाब पूरा हो जाएगा। ये कहते कहते राजवीर ने मुझे अपनी बाहों। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। कहानी के दूसरे और अंतिम भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। कल इसी समय कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अपलोड किया जाएगा। अब तक का ये पहला भाग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक सस्पेंसफुल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग के साथ।